प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या क्लासेस 10 में। आज जो है हम लेकर आए हुए हैं VVI क्वेश्चंस की एक श्रृंखला। ठीक है, इसमें जो है आगामी बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले VVI प्रश्नों को कवर किया गया है। ठीक है, तो आप जो है हमारे वीडियो के साथ बने रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, इस पर आधारित जो थ्योरी है वो पहले वीडियो में हमने दे दिया है। तो यदि किसी को इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम महसूस होती है अगर समझने में, तो वो पिछली वीडियो को निश्चित रूप से देखें। अन्यथा मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ जो है, हर तरह का कंफ्यूजन जो है इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए। आपको एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ समझ में आए। चलिए, बगैर कोई समय गंवाए जो है हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर नॉर्मल ऐसे पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो ये बताना असंभव है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में गिनती की संख्याएं आती हैं और गिनती का कहीं अंत नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं दे करके, है ना, और उसमें से किसी एक को पूछेगा तो आप जो है बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। माइनस वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है ऑप्शन हमारा, है ना। और यहाँ देखिए, एक और दो, ये दो संख्याएं हैं जो गिनती के दायरे में आते हैं। तो इसमें एक छोटी प्राकृतिक संख्या है और दो जो है एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ सवाल किया गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ जो दो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि √12 का परमेयीकरण गुणांक बताइए, है ना। √12 का, यहाँ का छूट गया है, √12 का परमेयीकरण गुणांक इनमें से कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो सवाल है ना, ये डायरेक्ट आप नहीं बनाओगे। ठीक है, आपको बताने के लिए यहाँ पर इसका आंसर थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा। चलिए, वो मैं बता देता हूँ कि कैसे आप किसी संख्या का परमेयीकरण गुणांक प्राप्त करोगे। मतलब परमेयीकरण गुणांक होता क्या है, वह संख्या जिससे इसको गुना करने पर यह क्या बन जाए, एक परिमेय संख्या बन करके प्राप्त हो जाए, यानी कि इस पर से रूट गायब हो जाए, है ना। तो वैसे देख लीजिए, ऐसे भी आप बता सकते हो कि देखिए, जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। पूर्ण वर्ग बनने के लिए 12 में कितना से गुना करना होगा, एक से करेंगे तो 12 एकम 12 होगा, बाहर नहीं आएगा। दो से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 होगा, पूर्ण वर्ग नहीं बना, बाहर नहीं आएगा। 12 तिहाई 36 किया तो 36 जो है, 6 36 होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया 36, है ना। तो यहाँ पर जो है 3 से गुना करने पर हो रहा है, इसलिए जो 3 है रूट के दायरे में लिख करके हम आंसर बता देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप ये कीजिए कि ये √12 जो है आप सिंगल जो है 12 को कहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, 12 को क्या करना है, कहीं लिख देना है रफ में। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको उसका फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ ले लीजिए। ठीक है, 12 को हमने लिख लिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 को भी काट दीजिए 1 बार में। एक हमें बताएगा कि यहाँ अंत हो गया, इससे आगे अब इसको नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो जो संख्याएं यहाँ जोड़े में है उनको छोड़ दीजिए, जिनका जिनका जोड़ा न लगेगा उनको आपस में गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर तो 3 अकेला है, 3 से 1 को गुना करोगे 3 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो ये संख्या हमें 3 मिला जिसका जोड़ा नहीं लगा, है ना, यहाँ 1 भी प्राप्त हुआ, इसका भी जोड़ा अब नहीं लगेगा, इसको काटेंगे भी नहीं। तो 3 गुने 1 कर लिया, हमें मिला 3। तो इसी 3 के ऊपर जो है हमें रूट लगा देना है, और यही जो होगा हमारा परमेयीकरण गुणांक हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा परमेयीकरण गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या का अगर परमेयीकरण गुणांक पूछता है तो आपको उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड उसके सभी निकालने हैं। जिनका जिनका जोड़ा लगेगा उन्हें छोड़ देना है, जिनका जिनका जोड़ा नहीं लगेगा, है ना, उनको आपस में गुना करके रूट उसके ऊपर लगा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ √12 का परमेयीकरण गुणांक जो है वो √3 होने वाला है। ठीक है, तो √3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या कहते किसे हैं, देखिएगा, इसका एक और नाम है संयुक्त संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखिए, वैसी संख्या, है ना, जो एक से भी विभाजित होती है, स्वयं से भी विभाजित होती है, और एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसको कहेंगे हम यौगिक संख्या या
कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आती है ना, इसका ऑपोजिट होता है ऋण संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, उसको कहते हैं अभाज्य। तो यहाँ देखिए 11 जो है ना, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता, तो ये अभाज्य संख्या हो गया, ऋण संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ 21 जो है, एक से भी विभाजित होता है, 21 से भी विभाजित होती है, और एक और 21 के अलावा ये 3 और 7 से भी विभाजित होता है, ठीक है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा हो गई, तो इसको हम कहेंगे यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ 31 जो है, ये एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं विभाजित हो सकता है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम अभाज्य संख्या यानी कि ऋण संख्या। और यहाँ 41 भी जो है, एक और 41 के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता, इसलिए इसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, ठीक है। तो यहाँ जो सवाल किया गया है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, तो वो 21 है। 21 हमारा क्या हो गया? यौगिक संख्या होगा। अगर इस तरह से छोटी संख्याएं अगर आपको दे, तो आपको ये करना है कि यौगिक का पता लगाने के लिए सिंपल ये देखिए कि इनमें से कौन सी संख्या है जो अपने आप को छोड़ करके किसी और के टेबल में और के पहाड़े में आ जाती है, वैसी संख्या जो होगी यौगिक संख्या हो जाएगी। तो 11 जो है सिर्फ अपने टेबल में, अपने पहाड़े में आता है, इसलिए इसको कहेंगे अभाज्य संख्या, ऋण संख्या। 21 जो है ना, अपने अलावे 3 और 7 के पहाड़े में आ जाता है, इसलिए यह भाज्य हो गया, यौगिक संख्या हो गया, ठीक है। और यहाँ 31 जो है, एक और स्वयं के अलावे किसी और के पहाड़े में, किसी और के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये हो गया अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, ठीक है। इसी तरीके से 41 जो है, एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या के टेबल में, पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए इसको कहेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया पहचानने का। अब देखिएगा, जो सवाल यहाँ किया जा रहा था कि √12 का परमेयीकरण गुणांक इनमें से कौन है बताएं, ठीक इसी तरह का सवाल, सवाल नंबर 4 भी है कि √80 का परमेयीकरण गुणांक कौन है, इसमें बताइए, ठीक है। तो सिंपल तरीका हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि √80 जो है, इसके अंदर जो 80 आ रहा है रूट के अंदर, उसका क्या कर लीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए 80 का, ठीक है। तो देखिए 2 से जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो ये 40 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो 20 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो 10 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो 5 बार में जाएगा, और इस 5 को भी हटा दीजिए 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, इन 2 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये जो 5 है ना, जिसका जोड़ा नहीं बना, अकेला है। अगर कोई संख्या और होता जिसका साथ मतलब जोड़ा नहीं बनता, तो उनको भी इसके साथ गुना कर लेते एक इकट्ठे, ठीक है। तो यहाँ केवल 5 बचा है, तो वो 5 पर ही हम क्या कर देंगे? रूट चढ़ा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? परमेयीकरण गुणांक। तो यहाँ जो सवाल किया जा रहा है कि √80 का परमेयीकरण गुणांक है, इनमें से कौन है? तो यहाँ जो √5 हमारा दिया गया है ना, चौथे ऑप्शन में, यही हमारा सही जवाब होगा। तो √5 जो है √80 का परमेयीकरण गुणांक है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिनका जिनका जोड़ा नहीं लगेगा उनको आपस में गुना करके जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके ऊपर रूट लगा देंगे, हमारा जवाब तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ √5 हमारा सही जवाब है, सही आंसर है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे का सवाल हमारा क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आप भली भांति जानते हैं, आपने 10वीं की जो पहला चैप्टर है उसमें आपने कवर भी किया कि आप मसा निकाल रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो यहाँ हमारा जवाब होगा मसा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के मसा निकालने की विधि है, मौसा निकालने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब भी नाम आएगा तो आप याद रखिएगा इसकी, इससे क्या ज्ञात किया जाता है? तो मौसा ज्ञात किया जाता है। मौसा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 45 तथा 60 का मौसा है। तो देखिएगा मौसा आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से, और एक हो गया भाग विधि से। तो मैं कहूँगा कि इतनी छोटी संख्या के लिए आप भाग विधि ही अपना लीजिए, क्योंकि बचपन से आप भाग देते हैं और बहुत ईजिली आप ये काम कर लेते हैं। तो 45 और 60 का मौसा ज्ञात करना है, तो यही कर लीजिए, छोटी संख्या को आप बाहर लिख लीजिए और बड़ी संख्या को जो है इस चिन्ह के अंदर लिख लीजिए, ठीक है। अब आपने लिख लिया तो 45 से भाग देंगे
तो 45 एकम 45 कर लेना है, और यहाँ 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेगा। क्योंकि इससे छोटा जो है शेषफल हमें प्राप्त हो गया, तो यहाँ घेर लेना है और इस वाले भाजक को उठा करके यहाँ लाएंगे, ठीक है। और ये 15 से 3 बार में कट रहा है, तो 15 तियाँ 45 कर लेंगे, 15 तियाँ क्या कर लेंगे, 45 कर लेंगे, और 45 करके इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे, ठीक है। तो 45 को हमने काट दिया, तो 45 से 45 कट गया, ठीक है। तो जो ये हमारा अंतिम भाजक है 15, जिसने इसको पूरा पूरा विभाजित कर दिया, शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया, तो इस अंतिम भाजक को ही हम मस कहते हैं। तो 45 और 60 का जो मस है वो 15 है, ठीक है। तो 45 और 60 का मस हमें क्या प्राप्त हो गया, मस प्राप्त हो गया कितना, तो 15। तो यहाँ हमारा आंसर जो सही आंसर होगा वो होगा 15। तो 45 और 60 का मस क्या प्राप्त हुआ, 15, ठीक है। अब देखिएगा कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में यह क्लियर कर दिया था कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग होगा, है ना। यानी कि एक परिमेय संख्या हो और उसका टक्कर किसी अपरिमेय संख्या से हो जाए, अब उसका दोनों का जोड़ हो या गुना हो या भाग हो या घटाव हो, तो जो हमें परिणाम प्राप्त होगा हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या प्राप्त होगा, एक हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमेशा अपरिमेय संख्या, ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ आपका सवाल दिया जा रहा है, वो सवाल क्या है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो एक ऑप्शन आप लगा ही लोगे, लेकिन आप थोड़ा इस पर कंसेप्ट क्लियर कर लो कि अगर सवाल बदल करके आ जाए, ऑप्शन में जो है चीजें बदल दे, तो वहां आपको कंफ्यूजन न हो। तो देखिएगा जब कभी भी ये सवाल पूछेगा, ये या तो विषम के लिए पूछेगा या सम संख्या के लिए पूछेगा, और वहां या तो p दे देगा या कोई अंग्रेजी का अक्षर दे देगा और कहेगा कि वो एक धनात्मक पूर्णांक है, तब बताओ कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा या धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जो भी यहाँ पर देगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर अक्षर देगा, जैसे कि यहाँ p दिया गया है, तो p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो जब किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या जो है उत्तर के रूप में प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर p दिया गया है, तो मैं अगर 2p लिखूं तो भी एक यह कैसी संख्या होगी, ये जो होगी, है ना, हमेशा एक सम संख्या होगी। कैसी संख्या, सम संख्या। 2p कैसी संख्या हो गई, सम संख्या, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 4p लिख दूं, ये भी एक सम संख्या का रूप है। अगर मैं 6p लिख दूं, ये भी एक सम संख्या का रूप हो जाएगा। 8p लिख दूं, वो भी एक सम संख्या। 10p लिख दूं, वो भी एक सम संख्या, है ना। यानी इस p में अगर किसी सम संख्या से गुना किया जाएगा तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ये सम संख्या होगा, ठीक है। जब ये सम संख्या होगा, ठीक है, अब बात आ रही है कि इसमें अगर जो ये हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है, इसमें अगर सम संख्या जोड़ा जाए तो फिर सम संख्या का ही रूप रह जाएगा, अगर विषम संख्या जोड़ा जाएगा तो विषम संख्या का रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ 2p, 4p, 6p, 8p, 10p सभी के सभी सम संख्या हैं, क्योंकि इसमें सम संख्या से गुना किया गया है। अब देखिएगा कि ये जो सम संख्या से गुना करने पर जो सम संख्या हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 2p, है ना, अगर इसमें फिर मैं एक सम संख्या ही जोड़ूं तो ये परिणाम होगा सम, ठीक है। लेकिन इसी 2p में अगर मैं एक विषम संख्या जोड़ दूंगा 3, तब ये परिणाम हो गया विषम, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो यदि आपसे इस तरह का दे दे कि 2p + 1 कैसा है, तो एक विषम है। 2p + 3 कैसा है, तो एक विषम संख्या है। 2p + 5 कैसी संख्या है, तो एक विषम संख्या है ना। और 4p + आपको दे दे 6 कैसी संख्या है, तो एक सम संख्या है, क्योंकि यहाँ देखिए सम संख्या से गुना करने पर सम और सम में फिर सम जोड़ने पर सम प्राप्त होगा। अगर ये सम में विषम जोड़ा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कि जब कभी भी कोई धनात्मक पूर्णांक देगा तो निश्चित रूप से उसमें 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से अगर हम सम संख्या से गुना करते हैं तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, सम होगा। तो देखिए यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2p कर रहा है तो ये एक सम संख्या का रूप हो गया, क्योंकि p जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें सम संख्या से गुना कर रहा है, ठीक है। आ रहा बस समझ में। और एक बात देख लीजिए, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, इसको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आप, है ना। यहाँ जैसे कि मान लेता हूँ कि 3 ही आप ले लीजिए, ठीक है।
3 एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक वो सम हो चाहे विषम हो कुछ भी हो, एक धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया। अब इसमें देखिएगा अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो सम संख्या मिला, इसी में अगर मैं 4 से गुना करूंगा तो एक सम संख्या मिला, इसी में अगर 6 से गुना करूंगा तो एक सम संख्या मिला, 36 का 18 होता है, ठीक है, क्या हो गया, एक सम संख्या मिला। उसी तरीके से जो मैं इसमें जो है अगर 8 से गुना करूं तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या मिल रही हैं, सम मिल रही हैं, ठीक है। और एक बात देखिएगा, अगर ये जो संख्या मिल रही है जैसे कि 6, अब 6 में मैंने एक सम संख्या जोड़ा तो जो प्राप्त मिल हो रहा है वो भी सम। ये 12, 12 में जैसे मैंने एक सम संख्या जोड़ा तो यहाँ 16 जो मिला वो भी एक सम संख्या। 18 है, 18 में मैंने एक सम संख्या जोड़ा तो जो 24 मिला वो भी एक सम संख्या। यानी कि सम में सम जोड़ने पर सम ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसमें मैं विषम जोड़ देता, ठीक है, क्या जोड़ देता, विषम जोड़ देता, ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 है, परिणाम जो हमें 6 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो हमने 6 में क्या कर दिया, 1 जोड़ा तो 7 विषम हो गया। देखिए सम में विषम जोड़ते हैं तो विषम हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 12 सम संख्या है, इसमें हमने 3 जोड़ दिया, एक विषम संख्या, तो यहाँ पर 15 एक विषम मिला, ठीक है। 18 एक सम संख्या है, उसमें हमने 5 एक विषम संख्या को जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो हमें संख्या मिलेगी 23 वो भी कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो इसको समझ लीजिए कि सम से गुना करने पर हर हाल में सम संख्या प्राप्त होगा। अब उसमें अगर सम जोड़ेंगे तो परिणाम हमें सम मिलेगा, अब विषम जोड़ा जाएगा तो विषम मिलेगा। तो कहीं कहीं पर जो है आपको जो है ये थोड़ा कंफ्यूज करके सवाल जो है दे सकता है या ऑप्शन दे सकता है, तो वहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ p धनात्मक पूर्णांक है जिसमें सम संख्या 2 से गुना किया गया है, इसलिए जो परिणाम है ये सम संख्या है, ठीक है। यहाँ देखिएगा p का तो तय नहीं है, p यहाँ पर सम है कि विषम है ये पहले से क्लियर नहीं है, बस ये बोला है कि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ 1 जोड़ के आप कैसे क्लियर कर सकते हो कि सम प्राप्त होगा कि विषम प्राप्त होगा, इसका कोई निश्चित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और देखिएगा p तो खुद नहीं बोला है कि यह माने सम होगा कि विषम वाला होगा, ये सिर्फ बोला है कि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो p यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, ये नहीं ऑप्शन में आ सकता है, हमारा सही जवाब नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 2p किए तो सम बन गया, सम में 1 जोड़ा जो कि विषम है, विषम को जोड़ा है, तो ये जो परिणाम है वो विषम हो गया, इसलिए ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। हमें सम पूर्णांक का रूप बताना है तो वो होगा 2p, क्या होगा, 2p, ठीक है। आपने इसे समझ लिया। चलिए अब चलते हैं आगे के प्रश्नों पर, ठीक है। देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो देखिएगा मैं जो समझा रहा था इस पहले वाले प्रश्न में, ठीक उसी का वर्जन जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है और इसमें 6 से गुना कर रहा है, यानी कि एक सम संख्या से गुना किया, तो ये जो संख्या 6q मिला ये हो गया सम, क्या हो गया, सम। अब 6q सम है तो सम में 2 है को जोड़ा, तो 2 को जोड़ा तो 2 भी तो सम है, तो सम और सम जोड़ करके सम ही परिणाम देगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि विषम पूर्णांक का रूप हमें बताना है, ठीक है। यहाँ 6q सम है जिसमें एक विषम संख्या 1 को जोड़ दिया गया है, तो अब जो हमें परिणाम प्राप्त होगा वो विषम प्राप्त होगा, इसलिए हमारा सही जवाब जो होगा 6q + 1 होगा, 6q + 1 होगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 6q यानी कि सम संख्या है और इसमें 4 को जोड़ा, 4 खुद एक सम संख्या है, तो 2 सम संख्याओं का जोड़ भी सम ही होता है, तो इसलिए ये हमारा सही जवाब नहीं होगा। 6q + 1 जो है ये वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। 6q + 1 ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है छठे ऑप्शन में, है ना, छठा नंबर प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq + r में a बराबर 72 हो, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें भर करके आप जो 3 मान दे रहा है भरोगे तो चौथा तो समीकरण की तरह हल करके प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई नंबर रहेगा और झटपट आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो सबको फॉर्मेट आप पहले तैयार कर लीजिए, ठीक है, कि यदि आपसे a पूछता तो b और q के मान को गुना करके r जोड़ देते, जबानी ही जोड़ देते, उसके लिए कलम का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और यदि b और q में से कोई पूछेगा तो सबसे पहले r को घटा देंगे a के मान में से, और अगर b पूछेगा तो q से भाग कर दो, और q पूछता है तो b से भाग कर दो, ठीक है। अगर r पूछेगा तो bq को गुना करके a में से घटा दो तो r निकल जाएगा। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है b का मान, ठीक है।
तो जब भी बी और क्यू में से कोई भी मान पूछे, सबसे पहले आर के मान को ए के मान में से घटा लो, यानी 72 में से 0 गया, 72 ही मिला। ठीक है, अब देखिएगा बी पूछ रहा है तो क्यू के मान से भाग करो, तो क्यू का मान 8 है, तो 8 से 72 में हमने भाग किया, 8 9 72, तो ऐसे ही हमें 9 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 8 9 72। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपको यहाँ कलम कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर इस तरह की बात आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप वहां पर कोई चारा ना चले तो सिंपल सा ये करें कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है, तो इनके जगहों पर जो इनके मान दिए गए हैं उसको भर लीजिए। ए के जगह पर 72 आएगा। ठीक है, और बराबर आप लिखिएगा, बी ज्ञात करना है तो बी ऐसे ही रहेगा, गुना क्यू का मान क्या है 8 रहेगा, और प्लस में आर है तो आर का मान क्या है 0 है, इसको कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 72 बराबर बी गुने 8 है ना, बी गुने 8 रहने दीजिए, आखिर ये 0 जोड़ेंगे तो वो 0 ही रिजल्ट देगा, तो इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस 0 आके इधर -0 होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको छोड़ ही दीजिए। ठीक है, अब 8 यहाँ गुना में है तो इधर भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा, और इधर बी अकेला रह जाएगा, ये 8 9 72 हो गया। ठीक है, तो 9 बराबर हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, तो बी का मान हमें 9 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, याद रखिए कि ये प्रश्न जो है आपकी आगामी बोर्ड का जो एग्जाम है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 2026 में होने वाली है, उसमें निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न जो है आएंगे ही आएंगे। इसलिए यदि आपको एक बार में ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख करके और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में पछताना न पड़े और 100% सही सवाल का जवाब दे करके आप आए। ठीक है, थैंक यू। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।